2018 एंड 19 का फर्स्ट रनर अप और सारेगामा 2008 का सेकंड रनर अप। पहले छोटा था, अभी बड़ा हो गया। और आप मेरे को सुन रहे हैं अतिथि उवाच, जो कौशिकी जी हैंडल करती हैं। कौशिकी जी काम कर रही हैं इसके साथ, बहुत अच्छा काम कर रही हैं। तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियोस को शेयर करें, लाइक करें, और इनके और भी वीडियोस का वेट करते रहें। ऐसे बहुत सारे लोगों से ऐसे ही बात करने वाली है। मैं आज के अथक प्रयास को एक सफल कल में बदलने की कोशिश करता हूँ। चुनौतियों और कठिनाइयों से निकलने की कोशिश करता हूँ। गिरता हूँ, उठता हूँ, उठकर फिर संभलता हूँ। है जो उम्मीद और अपेक्षाएं मेरे लोगों को मुझसे उनके हौसलों को विश्वास में बदलने की कोशिश करता हूँ। केमिस्ट्री में एमएससी करने के बाद मेरे मन में आया कि मैं सिविल सर्विसेज के लिए प्रिपेयर करूं। इसके पहले जो हमारे सोचने का तरीका था और जो उद्देश्य था वो था कि हम लोग टीचिंग के फील्ड में जाएंगे और इंटरेस्ट भी था। बट कुछ ऐसे लोग मिले उस टाइम में कि उन लोगों ने हमें मोटिवेट किया और मैं सिविल सर्विसेज के प्रिपरेशन की तरफ अग्रसर हुआ। नमस्कार, मैं कौशिकी त्रिपाठी आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने खास कार्यक्रम अतिथि उवाच में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत हैं जो बहुत ही कम समय में जिस ज़िले में वो तैनात है वहाँ उन्होंने अपनी एक अलग और एक अच्छी छवि लोगों के बीच में बनाई है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं जनपद शाहजहाँपुर के मुख्य विकास अधिकारी श्रीमान श्याम बहादुर सिंह जी की। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। वेलकम सर, पहले तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं कि अभी हमें पता चला कि आप अब आईएएस ऑफिसर हो गए हैं। थैंक यू कौशिकी। और शुरुआत करते हैं आपकी जर्नी की। हमने सुना है आपके बारे में कि आपके दादाजी का ये सपना था कि आपकी फैमिली में कोई ऑफिसर बने, और खुशकिस्मती से आपने उस स्वप्न को जीवित किया। बताइए। हाँ, हमारे दादाजी पहले कहा करते थे कि वो देखते थे तो कहते थे कि हमारा पोता साहब बनेगा, ऑफिसर बनेगा। और आई थिंक कि हमें लगता है कि हम लोग जिस बेल्ट से आए हैं, स्पेशली ईस्टर्न यूपी से, तो वहाँ पे जो भी थोड़ी पढ़ी लिखी फैमिली है उनके पेरेंट्स ये अपेक्षा करते हैं, ये उम्मीद करते हैं, ये कल्पना करते हैं, एक आकांक्षा रखते हैं कि उनके बच्चे ऑफिसर बने, पढ़ लिख करके अच्छे आदमी बने। तो नेचुरली हमारे दादा भी ऐसा सोचा करते थे और वो फलीभूत भी हुआ। और वो मेरे बाद भी ये सिलसिला चल रहा है। हमारे भतीजे वगैरह भी जुडिशल सर्विस में है इसमें। तो आई थिंक कि उनको अच्छा लगता होगा, उनकी आत्मा को अच्छा लगता होगा कि हमारे बच्चों ने परंपरा आगे बढ़ रही है। जी जी। आपने एमएससी केमिस्ट्री से किया और उसके बाद यूपीएससी की तरफ कदम, इस बारे में बताइए। हाँ, मैंने एमएससी में केमिस्ट्री किया, केमिस्ट्री में एमएससी किया। और केमिस्ट्री में एमएससी करने के बाद मेरे मन में आया कि मैं सिविल सर्विसेज के लिए प्रिपेयर करूं। इसके पहले जो हमारे सोचने का तरीका था और जो उद्देश्य था वो था कि हम लोग टीचिंग के फील्ड में जाएंगे और इंटरेस्ट भी था। बट कुछ ऐसे लोग मिले उस टाइम में कि उन लोगों ने हमें मोटिवेट किया और मैं सिविल सर्विसेज के प्रिपरेशन की तरफ अग्रसर हुआ। जब मैं सिविल सर्विसेज का प्रिपरेशन करने लगा, फिर मुझे लगा कि केमिस्ट्री उसके लिए बहुत अच्छी सब्जेक्ट नहीं है, पोटेंशियल उतना अच्छा नहीं है जितना कि आर्ट्स पेपर में हम लोग कर सकते हैं, जो मानविकी में कर सकते हैं। फिर हमने इतिहास और हिंदी का सब्जेक्ट चुना इसके लिए, और सिविल सर्विसेज में और पीसीएस में भी हमने इतिहास और हिंदी ऑप्शन के रूप में लेकर के हमने प्रिपरेशन की। और हमने आईएएस का भी इंटरव्यू दिया, 3 बार आईएएस का हाँ, इंटरव्यू 3 दिया बार आपने आईएएस और पीसीएस के भी 2-3 बार दिया। फिर फाइनली 98 का जो एग्ज़ाम था उसमें मैं एसटीएम के रूप में चुना गया। और उसके बाद जर्नी अभी
चल रही है। पीसीएस का जो बैच मुझे अलॉट किया गया वो 1999 था, और आईएएस का जो बैच अलॉट किया गया है वो 2015 है। ओके सर, थोड़ा सा विभाग के बारे में बातचीत कर ली जाती है। आपको क्या लगता है कि जो गवर्नमेंट की जो स्कीम्स चल रही हैं, सीधे से सवाल मैं ये करूं जी कि ग्राउंड लेवल पे उस पर कितना काम हो रहा है? देखिए, अगर कौशिकी अभी आपकी उम्र कम है, अगर आप पिछले 25-30 साल पहले किसी गांव को जाकर के आप देखें और अब देखें तो आपको एक बहुत बड़ा डिफरेंस दिखेगा। अभी मैं अपने समय में बताऊं कि हम लोग जब छोटे बच्चे थे तो हम बरसात में चप्पल नहीं पहन सकते थे, क्योंकि पूरा रास्ता इतना कीचड़ से भरा रहता था, और उसको पार करके हम लोग एक मकान से दूसरे मकान पर जब जाना होता था तो चप्पल निकाल के या तो हम हाथ में ले लेते थे और उसमें से कीचड़ में से पार होकर के फिर आते थे और पैर धोते थे। आज आप किसी गांव में आप देखें तो आपको अपने लेदर शूज निकालने की आवश्यकता नहीं है। आपकी गाड़ियां हर घर को जाती हैं, हर घर पे खड़ंजा बना हुआ है, बहने का पानी बहने का नाली बना हुआ है, हर गांव में सफाई कर्मी तैनात हैं। अभी कुछ सालों पहले तक आपने देखा होगा कि गांव में लोग शौच के लिए लोटा लेकर के बाहर जाते थे और बहुत कई तरह की बीमारियों को आमंत्रण देता था ये प्रवृत्ति। अब आप देखिए हर घर में शौचालय बन गए हैं, ओडीएफ फ्री हो गए हैं गाँव, तो एक बहुत बड़ा चेंज आया है। आप गांव का जो लाइफ स्टाइल अब आप देखें और पिछले 20-25 साल 30 साल पहले जाकर के आप देखें तो आपको पता चलेगा कि कितना बड़ा डिफरेंस आया है। तो ये सब डेवलपमेंट के नाते तो हुआ, ये सब जो रूरल डेवलपमेंट हुआ है, सिटी का भी डेवलपमेंट उसी तरह से हुआ है। बट सिटी तो हमेशा ही एक डेवलपमेंट का मानक रहता है, वो अच्छा है, एक लाइफ स्टाइल वहाँ पर बेटर है। लेकिन गाँव में जिस तरह का चेंज आया है उसको अगर आप देखें तो सीधे सीधे आपको फर्क नजर आता है। आपको सर यहाँ पे शाहजहाँपुर में कितना समय हो गया? मैं लगभग 6 महीने। 6 महीने, हालांकि 6 महीने बहुत कम समय होता है, लेकिन सर मुख्य विकास अधिकारी का जो उत्तरदायित्व होता है वो अपने आप में बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। तो जब आपने यहाँ पे आए तो आपने क्या देखा कि मुझे इन पर्टिकुलर बिंदुओं पे मुझे काम करने की ज़रूरत है? आपको पहली नज़र में क्या ऐसा लगा कि हाँ मुझे इन चीज़ों पे ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है? मेरे लिए डेवलपमेंट का फील्ड बिल्कुल नया नहीं था, ओके। क्योंकि मैं रेवेन्यू ऑफिसर था और इसके पहले बीइंग एसटीएम और बीइंग एडीएम के रूप में हमने काम किया था। और चूँकि गांव का रहने वाला हूँ इसलिए गांव का वो क्षेत्र भी बिल्कुल नया और अछूता नहीं था। फिर भी मैं एक पर्टिकुलर योजनाओं की हम बात कहें तो हमने देखा कि योजनाओं में घुसने का मौका ये पहली बार मिला। पहले हम ऊपर से देख रहे थे, ये देख रहे थे कि क्या डेवलपमेंट हो रहा है, कैसे हो रहा है, बट अब कि उसकी हकीकतों में जाकर के देखने का मौका मिला। जैसे अभी हमने आपके को बताया कि ओडीएफ के लिए कि हर व्यक्ति को शौचालय उपलब्ध कराने थे, तो अब इसमें हर व्यक्ति को शौचालय उपलब्ध कराने के गवर्नमेंट के इस संकल्प के बावजूद भी बहुत सारे लोग छूट जाते हैं उसमें, या कुछ नई फैमिली होती हैं जो इमर्ज होती हैं। जैसे गरीब परिवार है, 3 भाई हैं, अभी आज उनके पास ओडीएफ किया गया, एक शौचालय दे दिया गया, फिर वो डिवाइड होकर के 3 फैमिली बन गए, तो अब 2 तो बिना शौचालय के हो गए। अगर उनको हम सेचुरेट ना करें तो वो जो ओडीएफ का जो सपना है कि एक भी परिवार जो है बिना शौचालय के ना रहे, कोई भी व्यक्ति खेतों में शौच के लिए ना जाए, तो ये अगर वो 2 को हमने सेचुरेट नहीं किया तो वो उद्देश्य हमारा विफल हो जाता है। तो इस चीज़ को बड़े नज़दीकी से देखने का मौका मिला। और इसी तरह का जैसे इस समय डेवलपमेंट के लिए जो गवर्नमेंट के एफर्ट हैं वो अनलिमिटेड हैं, वो कम नहीं है। जैसे गांव में डेवलपमेंट के लिए एक मनरेगा योजना है, आप जानती हैं मनरेगा के बारे में। मनरेगा में कोई भी कार्य लिया जा सकता है रूरल डेवलपमेंट का जो श्रम ओरिएंटेड हो, जो लेबर ओरिएंटेड हो, और इसका उद्देश्य होता है कि गांव के हर व्यक्ति को एक मिनिमम रोजगार हम दे सकें। लीन टाइम है, ऐसा टाइम आता है जब उसके पास कोई रोजगार नहीं है तो 100 दिन का रोजगार उसको दिया जा सके।
और इसमें कोई भी कार्य ग्राम पंचायत तय कर सकती है। इसको ये प्रॉपरली एक सेटअप है करने का। अब वहाँ पे जो गांव की मशीनरी है, गांव की मशीनरी क्या है, पंचायती राज में गांव का जो सिस्टम है, गांव के लोग हैं, वो खुद अपनी योजना बनाते हैं और योजना को एग्जीक्यूट करते हैं। ये पंचायती राज का कंसेप्ट है। तो किसी भी योजना में, चाहे वो मनरेगा से वित्त पोषण हो रहा है, या फिर शासकीय योजनाओं से, अन्य शासकीय योजनाओं से वित्त पोषण हो रहा है, ग्राम निधि का पैसा है, तो उसकी योजना कितनी खूबसूरत योजना, कितनी यूजफुल योजना बना ली जा रही है, ये डिपेंड करता है आपकी जैसी योजना रहेगी उसी तरह के आपके रिजल्ट आएंगे। आपको कुछ प्रोजेक्ट्स चुनने हैं, वो प्रोजेक्ट कितना ज़रूरी था और कितने टॉप प्रायोरिटी पे उनको चुनते हैं, तो ये डिपेंड करता है कि उस गांव का डेवलपमेंट कैसा होगा। जैसे एग्जांपल के लिए मनरेगा के लिए सपोज करिए कि एक श्रम तो देना ही देना हम लोगों को। मनरेगा में हम चक रोड भी भर सकते हैं, हम तालाब को गहरा बना सकते हैं, उसको ब्यूटिफाई कर सकते हैं, हम बच्चों के लिए खेल का मैदान बना सकते हैं, मिनी स्टेडियम बना सकते हैं। तो अब ये प्रायोरिटी किसको तय करना है? प्रायोरिटी ग्राम पंचायत को तय करना है। ग्राम पंचायत ये तय करती है कि उन्हें किसको ज़्यादा प्रायोरिटी देना है। और अब प्रायोरिटी अगर आपने बच्चों के खेल के मैदान को दिया, तो उससे क्या होता है कि उससे बच्चों का शुरू से एक संस्कार डेवलप होने लगता है। प्रायोरिटी आपने तालाब को दिया, तो आपका एक तो तालाब का ब्यूटिफिकेशन, लोगों का माइंडसेट चेंज करता है। सेकेंडली वाटर रिचार्ज सिस्टम आपका बेटर होता जाता है। तो उसको आप टॉप प्रायोरिटी पे किसको चुनते हैं और उसको कितना ब्यूटीफुली अंजाम देते हैं, ये डिपेंड करता है कि गांव का डेवलपमेंट कैसा हो रहा है। इसके लिए लोगों को प्रशिक्षित करना। लोग तो प्रोजेक्ट बना ही लेंगे, लोग प्रोजेक्ट बना लेंगे, उसमें पैसे भी खर्च कर लेंगे, लोगों को रोजगार भी मिल जाएगा, लेकिन उस रोजगार का मैक्सिमम आउटपुट ले सकें, हमारे पद का महत्व सिर्फ ये है कि लोगों को प्रॉपरली हम एजुकेट कर सकें, प्रॉपरली गाइड कर सकें, ताकि बेटर प्रोजेक्ट बनाएं, बेटर प्लान बनाएं और वो एग्जीक्यूट अच्छे से हो सके, उसको अच्छे से एग्जीक्यूट करें। ये बेसिकली यही फंडा है डेवलपमेंट का। मैं डेवलपमेंट अथॉरिटी में भी मथुरा में रहा, और मथुरा डेवलपमेंट अथॉरिटी में बहुत अच्छे काम हुए थे उसमें। 2014-15 और थोड़े से पार्ट में 14-15 में मैं रहा वहाँ पे। और वहाँ पे अभी भी जो काम किए गए, जैसे गोवर्धन के चारों तरफ लाइटिंग सिस्टम डेवलप किया। मैं तो वहाँ पे हमारे उपाध्यक्ष भी थे, नगेंद्र प्रताप उपाध्यक्ष थे, वो बैठ के उसको प्लान किया और वहाँ पे उसको किया गया। तो वो एक मील का पत्थर है। पहले चूँकि मथुरा जथापारी एक एग्जाम्पल के तौर पर कि मथुरा एक रिलीजियस पर्यटन का बहुत बड़ा केंद्र है, बहुत बड़ा केंद्र है। वहाँ पे लोग आस्था से आते हैं और बहुत बड़ी संख्या में आते हैं। खुद गोवर्धन में एक मुड़िया मेला लगता है, वहाँ पर लाखों लोग आते हैं, 2 ही 3 दिन में लाखों लोग आते हैं। और बहुत दूर दूर से, पूरे इंडिया से भी, बाहर से भी लोग वहाँ पर गोवर्धन पे परिक्रमा देने आते हैं। आप गई नहीं होंगी, लेकिन मैं आपको कहूँगा कि गोवर्धन की परिक्रमा 21 कोसी परिक्रमा कहते हैं वो, तो उसको आप वो परिक्रमा जरूर करिए आप। तो पहले क्या परिक्रमा लोग करते थे वहाँ पे, अब वहाँ जा रहे हैं, लाइटिंग की व्यवस्था नहीं है, गाय वगैरह भी खूब है वहाँ पे। अब तो गायों के लिए बड़ी अच्छी व्यवस्था, गौशाले वगैरह की हो गई है, प्रॉपर मॉनिटर किया जा रहा है। गाय ने या किसी जानवर ने गोबर कर दिया है, आदमी जा रहा है, नंगे पैर चूँकि करना है, नंगे पैर परिक्रमा की जा रही है, अचानक वो जा रहा है तो उसका पैर गोबर में पड़ गया, कंकड़ चुभ गए, चूँकि लंबी 21 किलोमीटर की परिक्रमा हो रही है, तो पैर में चुभ रहा है, पैर में खून भी निकल जा रहे हैं, पैर उसका गोबर में पड़ गया। तो उससे जो एक आध्यात्मिक ओरिएंटेशन लेके आदमी आता है, उसका जो कंसंट्रेशन रहता है, उस गोबर ने उस कंसंट्रेशन को ब्रेक कर दिया। उसके जो एक भगवत भक्ति का आनंद रहता है, उस आनंद में खलल जाता है। तो अब वहाँ पे ये प्रायोरिटी थी, और भी हम बहुत सारे काम कर सकते थे, हम सड़कें बनवा सकते थे और बहुत सारे काम कर सकते थे,
लेकिन वहाँ पे हमने अपने उपाध्यक्ष के साथ हम लोग ने डिस्कस किया, तो ये हुआ कि नहीं, ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अब उसके साथ क्या हुआ, लाइटिंग आ गई, लोगों को अच्छा। सेकेंडली कि उस पर आम लोग जा रहे हैं, लड़कियां जा रही परिक्रमा करने के लिए, क्योंकि हमेशा वहाँ पे LED लाइट जल रही है, चांदनी जैसे बिल्कुल हमेशा वाइट लाइट लगी हुई है। तो लाइट के नाते उधर जो छोटे मोटे क्राइम्स होते थे वो बंद हो गए, क्राइम बंद हो गए। लड़कियां अपने को, औरतें अपने को सुरक्षित महसूस करने लगी। अब कोई चेन स्नैचिंग करने नहीं वहाँ जा सकता था। जगह जहाँ हमने हर पोल पे कैमरे फिट कर दिए, पूरे परिक्रमा मार्ग पे कैमरा फिट कर दिया, और उस पर लाउड स्पीकर भी लगा दिया। जब अब वहाँ पे जब कोई ओकेजन आता है, मेला हो रहा है, कुछ और हो रहा है, तो उस पर हम एक तो लोगों को अपने संदेश भी दे दे रहे हैं, और साथ में ही उसमें उस अवसर के अनुकूल संगीत भी बज रहे हैं। तो एक अच्छा एनवायरनमेंट क्रिएट हुआ। वो आज भी एक एग्जाम्पल है। ऐसे और भी बहुत सारे काम, हाँ, लेकिन ये एक एग्जाम्पल के लिए किया मैंने कि वो प्रायोरिटी हमें चुनना होता है। करेक्ट। तो जो प्रायोरिटी चुनने वाला व्यक्ति है, जो प्लान बनाने वाला व्यक्ति है, उसका प्रशिक्षण होना बहुत आवश्यक है। जैसे हमारे ग्राम प्रधान हैं, हमारे पंचायत सेक्रेटरी हैं, हमने मनरेगा के भी लोगों को लगा रखा है, वीडियोज हैं, हाँ वीडियोज हैं, वीडियोज काफ़ी लोग प्रमोट करके आए हैं। तो जब आदमी पंचायत सेक्रेटरी है या ADO पंचायत है, अब ADO से प्रमोट होकर के वो वीडियो बनता है। जब वह पंचायत सेक्रेटरी होता है, तब उसके सोचने का तरीका दूसरा रहता है। प्रमोट होकर के वो ADO पंचायत हुआ, उसके सोचने का तरीका चेंज हुआ, लेकिन वो पूरा नहीं चेंज हुआ। फिर ADO पंचायत से वो वीडियो हुआ, नेचुरली वो एक्सपीरियंस होते 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 उसके सोचने का नज़रिया भी बदलता है, तरीका भी बदलता है, और काम करने का भी तरीका बदलता है। और एक्सपीरियंस जो है वो बहुत सारी चीज़ों को, बहुत सारे कार्यों को करने की दक्षता भी उपलब्ध कराता है। किंतु हम जब उसको ट्रेनिंग से इक्विप्ड कर देते हैं, तो पहली बात कि उसके अपने विजन को शार्पन कर लेता है, अपने विजन की धार को तेज कर लेता है। जो चीज़ वो कुछ दिन बाद समझता, वो प्रशिक्षण के साथ पहले ही समझ जाता है। दूसरा, हम उसको प्रायोरिटी और अपने कार्य को करने के लिए किस ढंग से हम करें, किस ढंग से बेटर प्लान कर सकते हैं, उसको एक तरीका, हम एक डिवाइस दे देते हैं, एक तरीका दे देते हैं, एक माध्यम उपलब्ध करा, हाँ माध्यम उपलब्ध करा देते हैं। तो उससे जो डेवलपमेंट की गति और जो दिशा होती है वो अच्छी हो जाती है, तेज हो जाती है। ये मैं आपसे कहना चाहूँगा। ऐसे बहुत सारी योजनाएं हैं, एग्रीकल्चर के फील्ड में बहुत सारी योजनाएं हैं। जैसे हमारा शाहजहाँपुर को लेना है, तो एग्रीकल्चर प्रोड्यूसिंग बेल्ट है, रिच बेल्ट है, लोग प्रॉस्पेरस हैं। यहाँ पे धान की खेती बहुत अच्छी होती है, और अच्छा उत्पादन भी लोग ले रहे हैं। लेकिन हमें किसानों को बेहतर लाभ देने के लिए हमारा जो ट्रेडिशनल फार्मिंग है, उससे हमें ट्रेडिशन से थोड़ा कमर्शियलाइज फार्मिंग की तरफ ले जाना है, क्योंकि उपजाऊ बेल्ट है ये। तो हमें ऐसी चीज़ों के उत्पादन की तरफ लोगों को मोल्ड करना है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा उसका अर्निंग ले सकें। तो किसान जब खुशहाल होगा, जब अच्छा बेटर अर्निंग पाएगा, खुशहाल होगा, अपने बच्चों को पढ़ाएगा, डेवलप करेगा, तो जो किसान खुशहाल होंगे तो इस देश दिशा में, खुशहाल हाँ होगा। बिल्कुल, इस दिशा में सर जब काम किया तो जो एक अच्छा सामंजस्य बैठा। हाँ, बहुत अच्छा सामंजस्य अच्छा, बैठा। मतलब इसमें कोई दिक्कत नहीं है? सामंजस्य में दिक्कत नहीं आती है, कहीं नहीं आती है। अगर आपके उद्देश्य अच्छे हैं, उद्देश्य अच्छे हैं, इरादे नेक हैं, अब करने का संकल्प हो, तो तालमेल में और समन्वय में दिक्कत नहीं आती है। एक्चुअली जो आपने बताया सामंजस्य बनाना ही लीडरशिप की पहली क्वालिटी है। करेक्ट। अगर लीडर खुद ही सामंजस्य नहीं बना पा रहा है, तो इसका मतलब लीडर को अपने बारे में, अपने इंट्रोस्पेक्शन की आवश्यकता है, अपने आत्मालोचन की आवश्यकता है। ये नहीं कि मतलब जो सामने वाले हैं जिनको हमें लीड करना है, उनके इंस्पेक्शन की आवश्यकता नहीं है, खुद अपने आत्मालोचन और अपने आत्मनिरीक्षण की आवश्यकता है। कि क्योंकि लीडरशिप, श्री राम को आपने देखा होगा, श्री राम जंगल में चले गए और राज्य से निकाल करके एक राजकुमार को कपड़े उपड़े भी उतार करके एक सन्यासी के भेष में रवाना कर दिया राजा ने। वो जंगल में पहुंच गए। जंगल में पहुंचे तो उनके
साथ में कौन से लोग थे? बंदर, भालू, वृक्ष, पक्षी, यही सब लोग उनके मित्र थे। मित्र थे। और इन्हीं सब लोगों से उन्होंने एक अपनी सेना संगठित की। मतलब वही रिसोर्सेज थे। अब वो सोचते नहीं नहीं, हमें तो बिल्कुल इंटर पास वाला चाहिए, ग्रेजुएट चाहिए, तो उनकी सेना नहीं इकट्ठी हो नहीं हो पाती। पाती। उन्होंने बंदर, भालू, वृक्ष, पक्षी, गिद्ध सबको दोस्त बनाया और उनसे अपनी गिलहरी। गिलहरी, उनसे अपनी एक सेना संगठित की, एक अपना समूह बनाया, एक टीम बनाया। और उस टीम से उन्होंने किसको हराया? रावण जैसे महाराज को हराया, जो उस समय विज्ञान के क्षेत्र में और ज्ञान के क्षेत्र में सर्वोच्च राजा था, सर्वोत्कृष्ट राजा था। उसको उन्होंने हराया। तो लीडरशिप ये है कि जो आपके पास रिसोर्सेज हैं, आप उन्हीं में से उस चीज को उनको, हाँ, उनकी देखिए कि उनको किसकी क्या क्वालिटी है, क्वालिटी भी क्या है और किसकी कमी भी क्या है, उसको हम कैसे फिलअप कर सकते हैं और कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं। ये लीडरशिप की पहचान है और ये लीडरशिप की क्वालिटी है कि ऐसे आप लीड करके लोगों को और बेस्ट रिजल्ट दे सकते हैं। आज भाग्य की रेखा पर अपनी जीत लिखूंगा मैं। आपके बारे में मैंने बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ सर, मैंने जब थोड़ा होमवर्क किया, पढ़ी साहित्य, और आप लिखते बहुत अच्छे हैं। इस दिशा में तो काम अच्छा हो ही रहा है, और लिखने साहित्य के में भी अच्छा काम दिख रहा है। बहुत अच्छी फैन फॉलोइंग भी है सर आपकी। जी। तो जब आपने ये लाइंस लिखी, इसके पीछे का थोड़ा सा कुछ बताइए, थोड़ा बैकग्राउंड। एक्चुअली मैं कभी कभी लिखता रहता हूँ। कभी मन में आ गया तो लिख लिया। वैसे मैं मतलब एक रेगुलर राइटर नहीं हूँ। ओके। तो वो ये आप जो बता रहे हैं, शायद अलीगढ़ में हमने लिखा था। हाँ, आज भाग्य की रेखा पर अभिनव गीत लिखूंगा मैं। ओके। आज कुछ ऐसे था, जीवा के हर दिल पर अभिनव गीत लिखूंगा मैं। उसमें एक लाइन हमने लिखी थी, बह जाना ही नियत नहीं है आज खड़ा तूफानों में, बाढ़ की बहती नदियां में स्थिर द्वीप लिखूंगा मैं। आज भाग्य की रेखा पर अभिनव गीत लिखूंगा मैं। तो ऐसे कुछ और जगहों पे कुछ लाइनें हैं जिसको आप पढ़ेंगे तो अच्छा लगेगा। बैकग्राउंड क्या था इसके पीछे का? नहीं, ऐसा कुछ बैकग्राउंड नहीं था। कविता अपनी शौक, बैकग्राउंड शौक। खुद अपनी बैकग्राउंड बना लेती है। अपने बैकग्राउंड लोग खुद। कविता का मतलब क्या है कि अगर आपकी वो कविता सफल है कि जो पढ़ने वाला आदमी उसको जुड़ जाए और उससे ये लगे उसे कि ये मेरी ही कविता है। हाँ, अपने आप को उसमें इसको आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसको साधारणीकरण कहा, जनरलाइजेशन। तो जब किसी राइटिंग का साधारणीकरण हो जाए, यानी कि जो व्यक्ति पढ़ रहा है उसको खुद अपने ढंग से रिक्रिएट कर रहा है, और रिक्रिएट करने के बाद लगता है कि वो हमसे ही जुड़ी है, हमारी बात लिखी गई है। तो अगर ये बात लिखी गई है तो वो लिटरेचर सक्सेसफुल। जैसे एक होता है कि चित्रकार की अगर कोई तस्वीर को कोई रिकॉग्नाइज कर दे तो असली चित्रकारी वही होती है। हाँ, कोई भी चित्र अगर कोई पेंटिंग किसी पेंटर ने बना दिया है, उसको इंटरप्रेट करने के लिए कहा जाए तो हर व्यक्ति उसको अपने ढंग से अलग अलग इंटरप्रेट करेगा। और यही साधारणीकरण, यही जनरलाइजेशन है। और ऐसी कोई रचना अगर साधारणीकरण को प्राप्त हो रही है तो इसका मतलब सफल है। वो सफल है। सर, आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर के अब तो काफ़ी प्रेशर, इंटरव्यू भी हम लोग का आज हुआ है तो बड़े उससे हुआ है लेकिन जो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि विधानसभा चुनाव को लेकर के एक बड़ी जिम्मेदारी है आप पे, इसको आप कैसे देखते हैं और क्या क्या स्ट्रेटजीज आप लोग फॉलो करने जा रहे हैं? विधानसभा निर्वाचन तो बिल्कुल फुल स्विंग में है, और अभी प्रेक्षक गड़ा गए हैं, स्क्रूटनी हो गई है। मुझे जो इसमें दायित्व दिया गया है वो कार्मिकों की नियुक्ति और कार्मिकों के ट्रेनिंग का दिया गया है, प्रशिक्षण का। प्रशिक्षण के अलावा भी कुछ और दायित्व हैं। वहाँ पे प्रत्येक पोलिंग स्टेशन पर मिनिमम एश्योर्ड फैसिलिटी को उपलब्ध कराना है, स्वीप प्रोग्राम है, कुछ वेलफेयर के प्रोग्राम्स हैं। तो ये सारे उत्तरदायित्व दिए गए हैं। लेकिन चूँकि जिलाधिकारी यहाँ इलेक्शन में जिला निर्वाचन अधिकारी का भी कार्य करते हैं, तो जिलाधिकारी डिस्ट्रिक्ट के भी लीडर हैं,
तो साथ में उन्हें हम लोग अन्य कार्यों में भी निर्वाचन के उनके साथ सुझाव बांटना हुआ और हेल्प करना हुआ, मदद करना हुआ, तो हम सारे लोग उसमें लग जाते हैं। अभी प्रशिक्षण की बात मैं कह रहा था, अभी इसके पहले भी देखिए प्रशिक्षण की बात हम लोग कर रहे थे। तो किसी भी निर्वाचन में मतदान कार्मिकों का प्रशिक्षण वो सबसे महत्वपूर्ण कार्य होता है, क्योंकि अगर हम हमारे मतदान दल बहुत अच्छी तरह से प्रशिक्षित हैं तो और मशीनों का संचालन और पूरा निर्वाचन मतदान की पूरी प्रक्रिया से पूरी तरह से विज्ञ हो गए हैं और पूरी तरह से कॉन्फिडेंट हैं, तो हमें उस समय जबकि वो मतदान प्रोसेस कर रहे होते हैं, जबकि वहाँ गाइड करने के लिए कुछ दूसरे ऑफिसर्स नहीं हैं, पीठासीन अधिकारी और उनके मतदान अधिकारी ही रहते हैं, तो उस समय वो पूरी तरह से कॉन्फिडेंट रहते हैं और पूरा सिस्टम उसमें बहुत ही सुकून से रहता है और निश्चिंत रहता है कि हमारे सारे कार्मिक पूरी तरह से प्रशिक्षित हैं और अपना काम करने के लिए बिल्कुल इक्विप्ड हैं। तो इसको हमने बहुत अच्छे से कराया है, ट्रेनिंग वाले पार्ट को खुद में रह करके वहाँ पर ट्रेनिंग दिला रहा था और हमारे पूरा डेवलपमेंट के स्टाफ और ऑफिसर्स भी हमारे वहाँ एक अच्छा कॉर्पोरेशन। हाँ, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट ऑफिसर हैं, प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं, एग्रीकल्चर ऑफिसर, ये सारे लोग DPRO हैं, पूरा सिस्टम लगा करके हमने बहुत ही बढ़िया से इसमें आपके ऑडियो विजुअल मीडियम को भी हमने बहुत बखूबी इस्तेमाल किया उसमें और सबको हमने इक्विप्ड किया है अच्छे से, टेक्निक्स का भी, टेक्नोलॉजी का भी अच्छा इस्तेमाल हाँ, किया। उनका भी इस्तेमाल करके और सबको प्रशिक्षित किया है। आई थिंक कि वो सभी लोग कॉन्फिडेंट होंगे। अभी 4 तारीख से फिर इनका द्वितीय प्रशिक्षण शुरू हो रहा है और उसमें उसके बाद पूरी तरह से वो लोग कॉन्फिडेंट और तैयार हो जाएंगे मतदान के लिए। सर, अंत में हम चाहेंगे बतौर मुख्य विकास अधिकारी शाहजहांपुर की जनता के लिए यदि आप कोई संदेश देना चाहें हमारे शो के माध्यम से। शाहजहांपुर तो शहीदों की धरती है और यहाँ सौभाग्य की बात है किसी भी अधिकारी के लिए कि शाहजहांपुर में उसको सेवा करने का मौका मिले। यहाँ मैं जिस दिन आया था उसके दूसरे दिन ही काकोरी शहीद दिवस था और मुझे प्रतिभाग करने का अवसर मिला। कई जो यहाँ पे शहीदों के जो स्मारक हैं वहाँ पे मैं गया और बड़ा मतलब सचमुच में भाग्यशाली समझता हूँ इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी। और शाहजहांपुर एक अपने में बहुत ही अनूठा डिस्ट्रिक्ट है। एक तो प्रॉस्पेरस डिस्ट्रिक्ट है, मैंने अभी बताया कि किसान मेहनती किसान हैं यहाँ पे और वो रिच किसान हैं और लैंड फर्टाइल है। और दूसरी चीज़ ये है कि अगर यूपी को हम बांटें ईस्टर्न और वेस्टर्न में तो दोनों के बॉर्डर पे मिलता है, तो दोनों के ट्रेंड भी यहाँ पे मिलते हैं। तो यहाँ पे किसी ऑफिसर्स के लिए, स्पेशली डेवलपमेंट ऑफिसर के लिए काम करना एक अवसर है और इस अवसर का मैं उपयोग कर रहा हूँ। यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं और अभी 6 महीना हुआ मुझे आए, लेकिन जैसा कि आपने कहा मुझे लगा कि लोगों ने हाँ, लोग आते हैं, लोग अप्रिशिएट करते हैं, अच्छा लगता है, अपनापन दर्शाते हैं। बस आप चूँकि आपके साथ में बैठा हूँ, आपके माध्यम से मैं युवा पीढ़ी को जरूर एक संदेश देना चाहूँगा कि वो अपना उद्देश्य तय करें, योजना बनाएं और फिर उस पर आगे बढ़ें। और जब अपना जीवन का उद्देश्य, कई बार होता है कि हम लोग करते जा रहे हैं, रोज आदमी दिन भर काम कर रहा है, मेहनत कर रहा है, भागा जा रहा है, लेकिन उसको ये नहीं पता है कि हमें जाना कहाँ है। तो पहले वो अपने लाइफ का लक्ष्य तय करें, उद्देश्य तय करें और उस उद्देश्य को, उस ऑब्जेक्टिव को मीट आउट करने के लिए पूरी तरह से अपने को समर्पित कर दें। तो मैं कहता हूँ कि अपने जो भी हमारे कम उम्र के हैं, हमारे बच्चे हैं, उनको मैं कहता हूँ कि बिना जुनून के, बिना पागलपन के, हद के चाहत के कुछ भी मिलना नहीं है, क्योंकि कंपटीशन का युग है, प्रतियोगिता का युग है और प्रतियोगिता में तब तक आप सफल नहीं होंगे जब तक आप पूरी तरह से डेडिकेट ना हो। तो एक उद्देश्य चुनें और उस उद्देश्य के प्रति 100% डिवोशन, वो भी थोड़ा कर लूँ, ये भी थोड़ा कर लूँ, वो भी कर लूँ। आप अपना क्लियर कट
ऑब्जेक्टिव बनाएं और उसी ऑब्जेक्टिव के प्रति समर्पित करें, क्योंकि हमारे पास तो एनर्जी का एक लिमिटेड क्वांटम है ना। अब उस एनर्जी को हम चाहे किसी एक चीज़ के लिए डिवोट कर रहे हैं या 5 चीज़ों में 10 चीज़ों में डिवाइड कर रहे हैं, तो 10 चीज़ों में डिवाइड करेंगे तो 1/10 हो जाएगा। अगर 5 चीज़ों में डिवाइड करेंगे तो 1/50 हो जाएगा। और हमें चाहिए 100% का डिवोशन, क्योंकि हमें सबसे ऊपर जाना है, सबसे ऊपर। किसी तरह से मैं आ जाऊं ये नहीं, हमें सबसे ऊपर आना है, ये रखना है। अभी हमारे राष्ट्रपति थे कलाम साहब, वो कहा करते थे छोटे लक्ष्य रखना अपराध है। तो मैं अपने जितने भी हमारे अनुज हैं, हमारे युवा हैं, मैं उनसे कहूँगा कि हमेशा एक ऊंचा लक्ष्य रखें और उस लक्ष्य के प्रति अपने को बिल्कुल बिल्कुल समर्पित कर दें। समर्पण, लगन और जुनून। यस। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बातचीत करने के लिए, और बहुत मज़ा आया इस बातचीत में। उम्मीद करते हैं आपको भी अच्छा लगा होगा। नहीं, बहुत अच्छा लगा कौशिकी जी, फिर आइएगा। बिल्कुल। थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच। आप देखते रहिए अतिथि उवाच कौशिकी के साथ।